हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए देखो शुरू करते हैं आज का। और हमारा जो लास्ट पेपर आया था वो देखो, मैंने आपको ऑलमोस्ट टोटल 7 से 8 पेपर के सॉल्यूशन करवाए, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन में है उनको भी सब पेपर करवाए, ओके। तो यहाँ पर मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि सारे पेपर अच्छे से देख लो, उसके बाहर का कहीं कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। तो यहां पर अप्रैल 2025 का फर्स्ट सेमेस्टर का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर जो अभी केटी के एग्जाम में लास्ट में हुआ। चलिए तो देखो स्टार्ट करेंगे। यहां पर आपको बोला गया है कि अ फर्म रिसीव्ड 50,000 इक्विटी शेयर फ्रॉम द कंपनी, ईच ₹10 एज अ परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। मतलब पार्टनरशिप फर्म को कंपनी से 10,000 शेयर, सॉरी 50,000 शेयर मिले 10 रुपए के भाव पे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में ये बोला गया कि आउट ऑफ दो शेयर 3/5 शेयर जो है वो सोल्ड कर दिए 10% प्रीमियम पे, ठीक है। जो शेयर मिले थे वो 10 रुपए पे मिले थे, ठीक है। देखो जो शेयर मिले थे वो 10 रुपए का शेयर था और उसमें 10% प्रीमियम किया उन्होंने ऐड, मतलब 10 का 10% मतलब 11, 11 हो गया ना टोटल। 10 का 10% मतलब ऐड करने से 11 हो जाएगा। तो यहां पर जो उसने बेचा वो कितने भाव पे बेचा? 11 पे भाव पे। तो जो 10 रुपए का शेयर मिला 11 पे बेचा, लेकिन सारे शेयर नहीं बेचे। 50,000 शेयर में से सिर्फ 3/5 शेयर ही बेचे। तो चलिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखो, शेयर रिसीव्ड कितने हुए? 50,000। और शेयर बेचे कितने? 50,000 का 3/5 कितना हो गया? तो 50,000 का 3/5 करेंगे तो 30,000। अब ये जो शेयर बेचे थे वो कितने भाव पे बेचे थे? तो शेयर की जो सेलिंग प्राइस थी वो कितनी थी? हम लोगों ने कितने भाव पे बेचा? 10 का शेयर 1 रुपए प्रीमियम पे 11 पे बेचा। तो अब एक बात समझो, जो शेयर सोल्ड किया वो 30,000 शेयर 11 के भाव पे बेचे, मतलब 3,30,000 के भाव पे शेयर बेचे। लेकिन ये शेयर का ओरिजिनल वैल्यू क्या था? ठीक है, जो शेयर आपको रिसीव्ड हुआ था वो कितने का था? 30,000 शेयर 10 के भाव पे रिसीव्ड हुए थे ना, तो 3,00,000 के शेयर 30,000 में बेचे, तो 30,000 रुपए आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, शेयर बेचने का प्रॉफिट। अब यहां पर पार्टनरशिप फर्म जब शेयर बेचती है तो सिंपल सी बात है, यहां पर जर्नल एंट्री क्या आने वाली? कैश रिसीव हुआ, पैसा मिला, तो यहां पर लिखेंगे पैसा आया, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। व्हाट कम्स इन डेबिट, ठीक है। तो पैसा आया 3,30,000 डेबिट। टू, क्या गया अपने पास से? तो यहां पर जो कंपनी से शेयर मिला था वो अपने पास से गया, जो कि 3,00,000 के शेयर थे, बेचे थे 3,30,000 में। तो यहां पर 3 लाख जो है वो आप लिखोगे इक्विटी शेयर इन, कौन सी कंपनी का कुछ नाम था क्या? एक सेकंड, नाम होता है तो नाम लिखेंगे, नहीं है नाम, तो इक्विटी शेयर इन न्यू कंपनी लिख देंगे। और यहां पर टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अब पार्टनरशिप फर्म क्या हो रही है? बंद हो रही है, डिसॉल्व मतलब बंद कर दे रहे। हमारी पार्टनरशिप फर्म का जो अकाउंटिंग था वो अभी क्लोज कर रहे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। सारे लेजर अकाउंट को क्लोज करते हैं हम लोग। तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो हमारा रियलाइजेशन में जाएगा। यहां पर अपने को प्रॉफिट हो रहा है, अगर लॉस होगा तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, प्रॉफिट है तो रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। क्लियर? मेरे ख्याल से इससे ज्यादा अभी तुमको कुछ नहीं करना है, यहां पर आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2।
क्या लिखा है, शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 फॉलोइंग पर्टिकुलर आर गिवन, ओके, फॉलोइंग पर्टिकुलर आर विच द मेन हेड एंड सब हेड, ओके, ये तो आप बचपन से करते आ रहे हो, ठीक है, जब 11th 12th में थे तब से, ठीक है। बैलेंस शीट में ये कहां पर दिखाएंगे, चलिए बताओ, पहला क्या है, डिबेंचर, देखो 10% डिबेंचर, मुझे बताओ डिबेंचर का मेन हेड कौन सा, मेन हेड कौन है और सब हेड कौन है, बताओगे। मेन हेड कौन सा, डिबेंचर कहां जाता है, तो डिबेंचर जाता है नॉन करंट लायबिलिटी, और सब हेड कहां जाता है, तो सब हेड जो होता है वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग का लगता है, ठीक है, याद रखना। चलो, एम्प्लॉय प्रॉफिट शेयरिंग फंड, बोलो, एम्प्लॉय प्रॉफिट शेयरिंग फंड, ठीक है, कहां जाना चाहिए बता सकते हो जरा मेरे को, बोलो, नॉन करंट लायबिलिटी, और उसमें लॉन्ग टर्म प्रोविजन में जाएगा, ठीक है। और अगर 12 महीने से कम टाइम का है तो करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जाएगा, ये ध्यान रखो, बोला होता तो 12 महीने से कम। चलो, ग्रेजुइटी, तो ग्रेजुइटी कहां जाएगा, बोलो, ये भी आपका नॉन करंट लायबिलिटी, ओके, और सेम लॉन्ग टर्म प्रोविजन, और लेस देन 12 मंथ तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन और करंट लायबिलिटी। नाउ द डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है, क्या है, डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, ये जाएगा नॉन करंट असेट्स में, और अदर नॉन करंट असेट्स में ये एंट्री आने वाली है, क्योंकि ये एक तरीके से फिक्टिरियस असेट्स में हो जाता है, लाइक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, लाइक अंडर राइटर कमीशन, ठीक है, डिबेंचर डिस्काउंट, शेयर इश्यू एक्सपेंस, ये सब चीज यहीं पे जाती है, ओके। चलिए, तो गुड, आगे बढ़े। नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड, पढ़ लो पहले, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, हेड ऑफिस सेंड गुड्स 28/3/2024, 4 लाख का गुड्स सेंड कर रहे, हेड ऑफिस से किसको भेजेंगे, तो ब्रांच को भेजेंगे, विच रिसीव्ड ब्रांच 5 अप्रैल 2024, आप खुद चेक करो कि जिस दिन गुड्स सेंड कर रहे वो तारीख देखो, और जिस दिन गुड्स रिसीव कर रहे वो तारीख देखो, ठीक है। और यहां पर आपको बोला गया कि हमारा ईयर एंडेड होता है 31 मार्च को, तो ये प्रॉब्लम हो गई आपको कि जब 31 मार्च को दोनों का लेजर अकाउंट टैली करेंगे, ब्रांच का और एचओ का, तो वो टैली नहीं होगा, वो डिफरेंस आएगा, कितना डिफरेंस आएगा, 4 लाख का। और ये 4 लाख का डिफरेंस ना आए उस वजह से हम लोग एक जर्नल एंट्री पास करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, और ये एडजस्टमेंट एंट्री 31 मार्च को पास करते हैं, तो बोला वही है कि पास द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एचओ। चलिए, तो बात ध्यान से समझो, और ये जनरल एंट्री पास करेंगे इन द बुक्स ऑफ एचओ 31/3, मतलब साल के एंड में पास करेंगे, जो कि 2024 होगा, क्योंकि यहाँ पर 24/24 है, देखो। तो एडजस्टमेंट एंट्री कहाँ पास करेंगे, तो इन बुक्स ऑफ हेड ऑफिस,
क्या आएगा? तो गुड्स इन ट्रांजिट टू ब्रांच अकाउंट, कितना? 4 लाख, और ये डेबिट कर देना। बस खत्म कहानी। ये इसलिए पास करेंगे ताकि दोनों का जो लेजर अकाउंट है वो टैली नहीं होता है प्रैक्टिकली, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इस टॉपिक को मैंने बहुत डिटेल में जब चलाया था ना, तब समझा दिया था। अभी तो जस्ट एंट्री पे फोकस करेंगे बस, और कुछ नहीं। एक्सप्लेन द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ये आपको पढ़ना है, चैप्टर नंबर 1 है। ओके, चैप्टर नंबर 1 में से अच्छे से पढ़ लो शॉर्ट में गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इसकी लॉन्ग में थ्योरी भी पूछते कभी कभी, और कभी कभी शॉर्ट में भी यहाँ पर पूछ चुके हैं। चलिए, तो ये आप पढ़ लोगे। क्वेश्चन नंबर 5, सब हेड अंडर द करंट असेट्स एज पर द शेड्यूल 3। बहुत सिंपल है। कौन कौन से सब हेड है करंट असेट्स के अंदर? देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा। चौथा तो थियरी है, आप पढ़ लोगे। पांचवें में बोला है कि करंट असेट्स के सब हेड बताओ। तो देखो पहला जो है वो बताओ क्या है। तो पहला है करंट इन्वेस्टमेंट, दूसरा है इन्वेंटरीज, चौथा है सॉरी तीसरा है ट्रेड रिसीवेबल, उसके बाद है कैश ए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फिर ई, इसके बाद क्या आना चाहिए बोलो? अदर, एक सेकेंड, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और इसके बाद क्या आना चाहिए? अदर करंट असेट्स। हो गया एकदम सही से। ओके बिल्कुल सर। चलिए 6 पॉइंट, क्या बोला? 6 पॉइंट ध्यान से पढ़ो। द बैलेंस ऑफ द फर्नीचर अकाउंट क्या है? 1/4/2023 का फर्नीचर अकाउंट का बैलेंस है 188,000 which was sent by the branch on 1st 10/2022। ओके, 31/3/2024 the depreciation was charged on furniture 12% per annum straight line method। हाँ ये ध्यान दो, ये बेटा ध्यान दो, टिक कर लो, इसको टिक कर लो। ओके, write the journal entry in the books of HO for the branch furniture। ओके ओके, अब देखो जिस दिन का उन्होंने जनरल एंट्री पूछा है ना आपको, वो दिन का तुम्हारे पास अमाउंट ही नहीं है, कैसे करोगे? ठीक है, अमाउंट ही नहीं है, चेक कर लो। तो देखते हैं क्या होता है आगे आगे। देखो सिंपल सी बात पहले मैं समझाता हूं, ध्यान दो यहां पर। देखो तुम्हारे पास 1/4/2023 का बैलेंस है 188,000। ओके, मतलब 1/4/2023 का जो बैलेंस है वो है 188,000। ओके, उसके बाद तुमको यहाँ पर बोला है कि ये जो फर्नीचर है ब्रांच को जब सेंड किया गया था तो 1/10/2022 को सेंड किया गया था। तो यहाँ पर 1/10/2022 को हम लोग को फर्नीचर सेंड किया था, ठीक है। एचओ ने ब्रांच को इस तारीख को फर्नीचर भेजा था। कौन सी वैल्यू भी थी? वैल्यू नहीं पता। यहां पे वैल्यू क्या थी? जिस दिन ब्रांच ने फर्नीचर एचओ को दिया तो उस दिन का फर्नीचर का वैल्यू अपने पास नहीं था। ओके, लेकिन इस तारीख का वैल्यू है। ओके, तुमको यहां पर बोला ये गया है
कि भाई तुमको एंट्री जो करना है, ठीक है, वो इस तारीख की एंट्री करना है। तो इस तारीख तक का जो डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करेंगे 12% स्ट्रेट लाइन मेथड से। और तुमको मालूम होगा कि जब भी स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करते हैं ना, तो एसेट्स की ओरिजिनल वैल्यू पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है। क्या बोला? एसेट्स की ओरिजिनल वैल्यू पे कैलकुलेशन किया जाता है। अब यहां पर क्वेश्चन में ओरिजिनल वैल्यू मतलब कि जिस दिन फर्नीचर एचओ को दिया गया था वो दिन का वैल्यू पता है क्या? नहीं पता। कैसे करोगे? हो जाएगा सर, चिंता मत करो, ठीक है, चिंता मत करो। यहाँ पे 31/3/2024 का मुझे बैलेंस ढूंढना है। तो कैसे करेंगे? तो देखो मेरी बात ध्यान से समझना भी। देखो यहां से लेके यहां तक कितने, यहां से लेके यहां तक कितने मंथ होते हैं? ये कितने मंथ हुए मुझे बता सकते हो? यहां से ये जो मैंने अंडरलाइन किया, कितने मंथ हुए? चेक करो। 10वां महीना, 11वां महीना, 12वां महीना, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 6 महीना हो रहे हैं। ओके, तो मैं समझो 1/10/2022 का वैल्यू सपोज कर लेता हूं 100, और उसमें डेप्रीशिएशन समझो 100 का 12% के हिसाब से, ठीक है, 12% बोला था ना, 12% के हिसाब से 6 महीने का कैलकुलेट करूं तो मेरा 6 रुपए डेप्रीशिएशन आएगा। ठीक है, तो मुझे पता चला कि 6 महीने के बाद जो असेट्स का वैल्यू रहेगा वो 94 रहेगा, जो कि वैल्यू रहेगा 1/4/2023 का वैल्यू। ठीक है, मतलब ये हो गया कि यहाँ पे अगर 100 रुपए की एसेट्स है तो यहाँ पर वो एसेट्स का वैल्यू बनेगा 94 रुपए। मतलब 100 रुपए की एसेट्स की वैल्यू 94 बन जाती है। या तो ऐसा बोल सकते हैं कि जब वैल्यू 94 थी तब हमारे पास उसकी वैल्यू थी 1,88,800। ठीक है, तो हमारे पास जब 100 रुपए होंगे तो उसकी वैल्यू कितनी? तो हम ऐसा कर सकते हैं ना कि 94 की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 1,88,800, तो 100 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1,88,800 इंटू 100 डिवाइड बाई 94, कितना आ रहा है? 2 लाख। ओके, ये आ जाएगा हमारा वैल्यू एज ऑन 1/10/23। मतलब ये हो गया कि तुम्हारे पास इस तारीख को 2 लाख की वैल्यू का असेट्स था, और 2 लाख पे तुमने 12% के हिसाब से 6 महीने का डेप्रिसिएशन गिना, तो तुम्हारा 2 लाख का वैल्यू हो गया 1,88,800। चेक करो, देखो 2 लाख के ऊपर 12% करो तो 24,000 आता है, लेकिन अपने को तो 6 महीने का गिनना था, तो इंटू 6 डिवाइड बाई 12, तो आपका आंसर 12,000 आएगा, जो आपने 2 लाख में से कम किया और आंसर आया 1,88,800। ठीक है, अब मुझे तो है ना ये तारीख की वैल्यू चाहिए, मुझे इस तारीख की वैल्यू चाहिए। तो मुझे यहां से ये पूरा 1 साल का डेप्रिसिएशन गिनना है, 1 साल, पूरा 1 साल। तो यहां पर सिंपल सी बात है कि वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2023 इज 1,88,800 लेस डेप्रीशिएशन जो गिनोगे वो स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसलिए 2 लाख पे ही गिनेंगे, 12% पूरे साल का मतलब 24,000, और माइनस करके अब पूरे साल का डेप्रीशिएशन होगा माइनस करके 1,64,000। ये हमारा हो जाएगा 31/3/2024 का वैल्यू। और ये जो वैल्यू है 1,64,000, ये तुम्हारे ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड, ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो एंट्री क्या करोगे? बोलो। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर डेबिट 1,64,000 टू ब्रांच अकाउंट 1,64,000।
और ये 31/3/2024 की कैलकुलेशन होगी। ओके, बात क्लियर हो गई। देखो मैंने आपको अच्छे से समझाने का तरीका भी बता दिया यहाँ पर। आप ऐसा एग्जाम में नहीं लिखो, आप सीधा, मैं समझाने के लिए देखो ये सब करता हूं, ठीक है, आप उसको डायरेक्टली भी कर सकते हो। चलिए आगे एक लास्ट क्वेश्चन बाकी रहता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। 7वां क्वेश्चन है, यहां पर बोला इट इज डिसाइडेड टू कन्वर्ट द फर्म इनटू द कंपनी, ठीक है, द कंपनी हैज टेकन ओवर द एसेट्स 14,50,000, लायबिलिटी 350, एंड कंपनी गिव द 15% डिबेंचर 3 लाख रुपीज, ओके, और 30,000 कैश, एंड रिमेनिंग अमाउंट जो है वो इक्विटी शेयर देगी, 10 रुपए का शेयर है, 10% प्रीमियम। यहां पर भी वही हो गया, ₹10 का शेयर है और उसमें 10% अगर मैं प्रीमियम ऐड करता हूं तो सिंपल सी बात है, शेयर का वैल्यू हो जाएगा 11 रुपए, ठीक है, 11 रुपए हो जाएगा। नाउ तुमको पूछा क्या गया, तो फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन राइट द जर्नल एंट्री फॉर द रिसीव्ड परचेस प्राइस। अच्छा, परचेस प्राइस रिसीव करने की जर्नल एंट्री लिखो। ओके, देखो सबसे पहले तो एक काम करो, यहां पर आओ, सबसे पहले तो देखो नेट असेट लिखो। नेट एसेट क्यों ढूंढना है, क्योंकि यहां पर देखो बोला है रिमेनिंग अमाउंट। अब रिमेनिंग अमाउंट ढूंढने के लिए क्या ढूंढना पड़ेगा, नेट एसेट। मैंने बताया था ना कि आपके कैलकुलेशन में दो टाइप की मेथड है, नेट असेट मेथड और नेट टोटल कंसीडरेशन मेथड। अगर तुमको फुल कंसीडरेशन नहीं दिया है तो आप नेट एसेट से ही कंसीडरेशन निकालोगे, ठीक है। तो यहां पर नेट असेट से ही हम लोग क्या निकालेंगे, परचेस प्राइस निकालेंगे। तो टोटल असेट्स कितनी टेक ओवर किया है, तो 14,50,000, लायबिलिटी 350, माइनस 11 लाख, ओके, और ये जो है वो तुम्हारे लिए नेट असेट्स, ओके। अब उसके बाद तुम लोग क्या निकालोगे, परचेस कंसीडरेशन। और ये परचेस कंसीडरेशन जब तुम निकालते हो, ठीक है, जैसे नेट एसेट निकाली, तो यहां पर तुमको बोला गया है क्वेश्चन में कि तुम डिबेंचर जो है ना वो 3 लाख रुपए देने वाले हो, ठीक है, 3 लाख रुपए डिबेंचर में देने वाली है कंपनी, 30,000 कैश। तो 10% डिबेंचर जो है वो कंपनी देगी 3 लाख के, और कैश कंपनी कितनी देने वाली है, 30,000। और जो बाकी का पैसा है वो इक्विटी शेयर कंपनी देने वाली है, ओके, और वो एक शेयर 11 रुपए के भाव पे देने वाली है। तो यहां पर अभी पता कैसे चलेगा, तो सिंपल सी बात है, ये जो 11 लाख है ना, वही 11 लाख यहां पर लिखना है आपको, 11 लाख, ठीक है, क्योंकि कंपनी को तो 11 लाख रुपए देने हैं टोटल। अब यहां पर 11 लाख में से कंपनी ने 3 लाख तो ऑलरेडी डिबेंचर के फॉर्म में दे दिए और 30,000 ऑलरेडी कैश दे दिया। तो ये जो डिफरेंस तुमको यहां पर दिख रहा है वो डिफरेंस है 7,70,000। और ये 7,70,000 के सामने अगर मुझे यहां पर नंबर ऑफ शेयर पूछे क्वेश्चन में तो पता चलेगा, यस सर, 7,70,000 डिवाइड बाई 11, क्योंकि एक शेयर कंपनी 11 रुपए के भाव पे देने वाली है। तो डिवाइड बाई 11 करेंगे तो हमको शेयर के नंबर्स देखने हैं, तो 70,000 शेयर्स आएंगे, 70,000 शेयर्स, ठीक है। बस हमको यहां पर पूछा गया था तो बोले कि राइट द जर्नल एंट्री फॉर द रिसीव द परचेस प्राइस। मुझे बताओ कंपनी का कोई नाम है क्या यहाँ पर, नहीं, कंपनी का कोई नाम नहीं। तो परचेस प्राइस रिसीव करने की जनरल एंट्री क्या होती है, तो देखो मैं आपको दोनों जनरल एंट्री अच्छे से समझा देता हूँ। देखो पहला तो अब लोग ये जनरल एंट्री लिखोगे कि जब परचेस प्राइस कंपनी से लेनी है 11 लाख, तो सोचो कहां जाता था, रियलाइजेशन अकाउंट में पहले तो आप क्रेडिट साइड एंट्री करते थे और जो नई कंपनी का अकाउंट होता था उसमें डेबिट साइड। लॉन्ग क्वेश्चन किया होगा तो आइडिया आएगा। तो मतलब यहां पर लिखेंगे
कि परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 11 लाख 11 लाख। और फिर ये परचेजिंग कंपनी अकाउंट जो डेबिट किया उसमें 11 लाख कौन कौन से अमाउंट में आपको रिसीव करने हैं। तो यहां पर तुमको डिबेंचर, तो यहां पर लिखेंगे 10% डिबेंचर इन परचेजिंग कंपनी डेबिट 3 लाख, कैश अकाउंट डेबिट 30,000। क्यों? क्योंकि आपने देखो कितने अमाउंट लिया, 3 लाख रुपए डिबेंचर लिया, 30,000 कैश लिया और बाकी का क्या लिया आपने, इक्विटी। तो यहां पर लिखेंगे इक्विटी शेयर इन परचेजिंग कंपनी डेबिट 7,70,000। और टू क्या लिखेंगे, परचेसिंग कंपनी अकाउंट 11 लाख रुपए। देखो कंपनी का नाम क्वेश्चन में नहीं दिया है, ठीक है, दिया है क्या, नहीं दिया। अगर कंपनी का नाम क्वेश्चन में दिया होता, समझो XYZ लिमिटेड, तो आप लोग क्या करते, यहां पर जो मैंने परचेसिंग कंपनी परचेसिंग कंपनी परचेसिंग कंपनी परचेसिंग कंपनी ऐसे वर्ड लिखा है ना, उसके जगह उसका नाम लिख देते। जैसे कोई भी नाम लिख लो, समझो ABCD लिमिटेड है तो ABC लिमिटेड, ठीक है, जो भी क्वेश्चन में दिया है, वरना तो आप परचेसिंग कंपनी के नाम से जाने देते, या तो आप XYZ कंपनी अकाउंट। ओके, तो नॉर्मली जो कंपनी आपको पैसा देती है उसके नाम से आप डेबिट करते हो, ठीक है, और फिर रियलाइजेशन क्रेडिट। और फिर जब वो कंपनी आपको पैसा दे देती है तो जिस दिन वो आपको पैसा दे देगी तो उस कंपनी का अकाउंट क्या कर दोगे, क्रेडिट, और कंपनी ने आपको जो जो दिया डिबेंचर, कैश और इक्विटी शेयर, वो आप क्या कर दोगे, डेबिट। ठीक है, चलिए कंप्लीट। चलिए तो ये आपका क्वेश्चन 7 तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए स्टूडेंट्स गुड बाय और टेक केयर, पढ़ते रहो। और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे।